गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारा पॉइंट है, जो फसल बच गई थी उसका अगला पॉइंट है जलवायु। तो देखना बेटा, जो सूरजमुखी हैं उसको किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे पहले हम सोयाबीन पढ़े थे, वो भी तिलहनी फसल थी, और जो हमारी अगली फसल है वो भी तिलहनी फसल है जिसका नाम है सूरजमुखी, जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं, सनफ्लावर कहते हैं। तो देखना इस पॉइंट को देखिए आप लोग। क्लाइमेट देखिए किस प्रकार की क्लाइमेट की आवश्यकता होती है इसके लिए। क्लाइमेट जलवायु, इसकी सफल खेती के लिए समशीतोष्ण व शीतोष्ण। देखना बेटा, इसको वैसे ध्यान रखना, इस फसल को रबी, देखना इस फसल को रबी, जायद व खरीफ ऋतु में बोया जाता है। तीनों मौसमों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये एक ऐसी फसल है जिसको तीनों ऋतुओं के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है। और पकते समय देखना, पकते समय कौन सी जलवायु, समशीतोष्ण व शीतोष्ण। देखना पकते समय समशीतोष्ण व शीतोष्ण जल की आवश्यकता होती है। और देखना ये 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? 130 डेज के अंदर ये पककर तैयार हो जाती है। और जो खरीफ ऋतु की जो फसल है वो देखना लगभग 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 80 से 90 दिनों में। देखना बेटा, 80 से 90 डेज के अंदर, ये खरीफ ऋतु के अंदर पककर तैयार हो जाती है। हाँ, और पकते समय ये ध्यान रखना मौसम कैसा होना चाहिए, समशीतोष्ण व शीतोष्ण मौसम होना चाहिए। हाँ, ठंडा भी होना चाहिए और थोड़ा मौसम में क्या होना चाहिए, आर्द्रता भी ली हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के मौसम में ये फसल बहुत अच्छा पकती है, इसके दाने बढ़िया तरीके से पक जाता है। देखिए बेटा, इसको हम तीनों ऋतु में, कौन कौन सी में, रबी में, जायद व खरीफ ऋतु, तीनों मौसमों में इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और ये फसल वैसे 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। और खरीफ ऋतु के अंदर, खरीफ ऋतु में क्या होता है, 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद में देखना बेटा, इसकी सॉइल, इसकी मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि हर फसल में हम मृदा इंपोर्टेंस देख रहे हैं कि मृदा का इंपोर्टेंस क्या है। देखिए बेटा, जिस प्रकार से किसान का आधार बीज होता है, उसी प्रकार से मृदा भी किसान के लिए एक महत्वपूर्ण है। यदि मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा कम होता है तो उसका फसल उत्पादन बहुत कम प्राप्त होता है। इसलिए मृदा को तैयार इस प्रकार से करना है कि किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो देखना, भूमि समतल होनी चाहिए, भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जल निकास की आपको परिभाषा बताई है, एक बार और देख लीजिए। भूमि की ऊपरी सतह पर अतिरिक्त जल को या अनावश्यक पानी को खेत से बाहर निकाल देना, ये जल निकास कहलाता है। तो उस मृदा के अंदर जल निकास की व्यवस्था होती है। देखिए, बहुत पुराने लंबे समय से ये परंपरा चलती आ रही है कि जैसे बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि ऊंचे स्थान पर अपने मकान बना लेते हैं, रहने का स्थान बना लेते हैं, आवास बना लेते हैं, तो वो अपने जल को पाइपों के द्वारा या फिर मिट्टी की जो मेड़ बनाकर
उसको पानी निकालने का रास्ता बना देते हैं। देखिए बरसात के समय देखा करो कि यदि वो जल निकास की व्यवस्था नहीं करता है तो उसकी मर्दा जितनी जो बहुत ज़्यादा जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है वो मर्दा कटाव के साथ में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि मर्दा के अंदर जल निकास की समुचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जो मर्दा है इधर देख लीजिए आप लोग, सोयल है, इसकी सफल खेती के लिए दोमट मर्दा, इसकी सफल खेती के लिए दोमट मर्दा अच्छी रहती है, अच्छी रहती है। तो देखिए बेटा इसकी सफल खेती के लिए किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए? दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान देखिए, भूमि का पीएच मान देखिए बेटा आप लोग कितना होना चाहिए भूमि का पीएच मान? तो देखना 6.5 से 8.5 के मध्य इसका पीएच मान होना चाहिए, पीएच मान होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये देखिए आप लोग इसकी सफल खेती के लिए दोमट मृदा अच्छी रहती है, भूमि का पीएच मान 6.5 से 8.5 के मध्य बहुत अच्छा होता है। वैसे चिकनी काली मिट्टी भी इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर भूमि का पीएच मान 6.5 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। देखिए बेटा हर बिंदु है आपको यहाँ पर बोर्ड पर बताया जा रहा है, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखते रहें। तो देखिए आप लोग अगर इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको याद होगा। इसके बाद में देखना हमारा अगला पॉइंट है उन्नत किस्में। क्या है? उन्नत किस्में, इंपोर्ट वेराइटी। तो देखना उन्नत किस्मों में पहली किस्म क्या है, देखेंगे आप लोग कि किस्म कौन कौन सी है। BSH1 पहली किस्म क्या है? BSH1। देखिए बेटा इसकी दूसरी किस्म है को5, देखिए को5, और तीसरी है UPS। क्या है? UPS है, UPS क्या है? UPS 2 और 4 नंबर पर है UPS 5। देखिए बेटा UPS 5 ये बहुत बढ़िया किस्म है सूरजमुखी की। इसके बाद में 5वें नंबर पर है, आप लोगों को पता होना चाहिए DRSH1। और 6 नंबर पर इसकी किस्म आती है कौन सी? KBSH1। और इसके बाद में आती है मॉडर्न। 7 नंबर पर है मॉडर्न। देखिए बेटा मॉडर्न है, मॉडर्न। और 8वें नंबर पर है सूर्या। क्या है? सूर्या है। और 9 नंबर पर है TS। 9 नंबर क्या है? TAS। कितनी है? 82 है। कितनी है? 82 है। तो ये देखिए बेटा आप लोग यहां पर मैंने आपको यहां किस्म बताई है कि देखिए उन्नतशील किस्म कितनी होती है इसकी। देखना बहुत सारी उन्नतशील किस्में हैं। BSH1 ये को5 ये कई बार जेट के अंदर आई हुई हैं और ये है जेट के अंदर। ये देखिए बेटा ये 2-3 किस्में ऐसी हैं ये भी उड़ जाती हैं जेट के अंदर। देखना यहां पर BSH1 CO5 UPS2 UPS5 DRSH1 KBSH1 मॉडर्न सूर्या और TASH 82 ये किस्में हैं। इसको आप लोग बेटा अच्छे प्रकार से अपने नोटबुक में उतारिए और उसके बाद में आप लोग 2, 3, 4 बार इसको आप लोग उतारेंगे। देखिए एक आप लोग प्लेटफॉर्म बना लेना
कि जिसको आप लोग चार्ट बना लेना आप लोग। और चार्ट के अंदर जितनी भी मैं फसल पढ़ा रहा हूं कि देखिए इसका वानस्पतिक नाम, कुल, इसका जलवायु, किस्में, मर्दा, ये सारी बातें उस चार्ट के अंदर बना लीजिए। और जहां भी आप लोग आपका शयन कक्ष है उसके आपकी चारपाई के जस्ट सामने इसको चार्ट को चिपका दीजिए। और सुबह उठते हैं, शाम को सोते समय भी आप लोग इन आपके सामने रहेगा और आप लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चले। इसके बाद में देखना आप लोग सीड रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्नतशील किस्म का चयन किया, उसके बाद में हम बीज की मात्रा का निर्धारण करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखना पहला जो किस्म है स्थानीय किस्मों का बीज कितना लेना है। देखिए आप लोग स्थानीय किस्मों का बीज 10 से 12 किलोग्राम, कितना 10 से 12 किलोग्राम, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बीज की मात्रा लेनी है। देखा आपने कि इसमें सीड रेट कितनी लेनी है, स्थानीय किस्मों का बीज कितना लेना है 10 से 12 किलोग्राम। और इसके बाद में देखना बेटा जो संकर किस्म है हाइब्रिड, संकर किस्मों का बीज कितना लेना है, संकर किस्मों का बीज देखना यहां पर, क्योंकि संकर किस्म है तो आप लोग दिमाग से ही देख लेना कि जहां संकर का नाम आ रहा है, हाइब्रिड का नाम आ रहा है, तो आप लोगों को बीज की मात्रा भी क्या लेनी होगी, कम लेनी होगी। तो देखिए यहां पर यहां 8 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज लीजिए आप लोग। देखिए पहला है, आपसे पूछ सकता है बेटा कि स्थानीय किस्म का बीज कितना लेना है, तो यहां पर 10 से 12 या सामान्य बुआई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेती हैं 10 से 12 केजी प्रति हेक्टर। देखिए स्थानीय किस्म मतलब अपने घर के अंदर ही इस किस्म को उत्पन्न कर लेते हैं और 4-5 साल तक इसको लगातार बोते रहते हैं, तो उसको हम स्थानीय किस्म कहते हैं। और संकर किस्म क्या है कि ये स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उत्पादन देती है, उसको हम हाइब्रिड किस्म के नाम से जानते हैं या संकर किस्म के नाम से जानते हैं। पूछ लेता है कि संकर किस्म किसे कहते हैं, कि स्थानीय किस्मों से ये 10 से 15% उत्पादन अधिक देती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संकर किस्म। और स्थानीय किस्म इसका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लगातार हम इसको बोते रहते हैं, जिसका इसका क्या होता है, जर्मिनेट कम हो जाता है। क्योंकि एक साल हमने बोया तो अच्छा जर्मिनेट हुआ, दूसरी साल बोया तो बहुत अच्छा हुआ, और तीसरी साल हमने बोया तो बहुत अच्छा हुआ, और चौथी साल हमने इसका बोया तो इसको बहुत कम डाउन आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जर्मिनेट कम होता ही जाएगा। तो ये अगर हम लगातार एक ही खेत के अंदर बेटा 2 वर्ष तक इसकी बीज की बुआई कर रहे हैं, तो तीसरे वर्ष तो अपने आप ही इसका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये स्थानीय किस्म कहा जाता है, इसकी बीज की मात्रा लेना है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और संकर किस्मों का कितना लेना है, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। तो देखना बेटा अब इसके बाद में हम चलते हैं सीड ट्रीटमेंट। देखिए सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार कि बीज को बोने से पहले 3 ग्राम 3 से 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 ग्राम ले सकते हैं हम। 3 से 4 किलोग्राम थायरम आप केप्टान भी ले सकते हैं, थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या बीजों के हिसाब से, यहां पर देखना बीजों के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। तो ये देखना बेटा यहां पर 3 से 4 किलोग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है कि इसका बुआई का सॉविंग टाइम क्या है। देखना इसका सॉविंग टाइम ऑफ सॉविंग, देखना टाइम
ऑफ सोविंग। देखिए आप लोग, टाइम ऑफ सोविंग। तो देखना बेटा, इसको हम जायद के अंदर कब बोते हैं, जायद के अंदर देखना, जायद, और इसके बाद में है, जायद के बाद में है खरीफ। खरीफ इस प्रकार से बना लीजिए, और रबी, ये तीनों ऋतुओं के अंदर बोई जाती है। तो हमारे को तीनों ऋतु के बारे में बताना होगा, है ना। तो देखिए बेटा, यहां पर देखिए जायद, जायद के अंदर हम कब बुआई करते हैं, 15 जनवरी से 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, ठीक है। यहां जायद के अंदर हम बुआई करेंगे 15 जनवरी टू 15 फरवरी। और खरीफ में देखना बेटा, खरीफ में कब करेंगे हम, 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर देवे। अगर इसके बाद में हम बुआई करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, नाना प्रकार के कीट लग जाते हैं, तो इससे प्रोडक्शन खराब हो जाता है। किस समय मौसम बदल जाए, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, किस समय इसकी फसल लेना अति आवश्यक है। तो ये समय हम निर्धारण करते हैं, उसके बाद हम बुआई कर देते हैं। और रबी में देखना बेटा, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसकी सोविंग कर देवे, मीन्स इसकी बुआई कर देवे। तो देखना, जायद का समय आपने निर्धारण कर लिया है, खरीफ का कर लिया है, और रबी का कर लिया है। तो ये ध्यान रखिए, जायद 15 जनवरी से 15 फरवरी, और खरीफ देखना 15 जून से 15 जुलाई तक, और रबी के अंदर कब करना है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसकी बुआई कर देवे, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, बुआई के बाद में हम करते हैं पौध अंतरण। देखिए पौध अंतरण, देखिए आप लोग, पौध अंतरण की इसमें रो टू रो, यहां तक देखना ROW, देखना यहां पर ROW, रो टू रो, ये देखना। यहां पर एक है लाइन टू लाइन, देखिए यहां पर गलत कर देते हैं बहुत सारी किताबों में, रो टू रो। देखना यहां पर लाइन से लाइन की, यहां क्या होगा, हिंदी क्या होगा, लाइन से लाइन की दूरी। और ये रो टू रो का मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इसका ये होगा और इसका लाइन होगा, ठीक है ना, लाइन होगा ना। ये तो ये देखना, इसका नीचे वाले का पंक्ति से पंक्ति की दूरी हो जाएगी। तो ये हमारे को निर्धारण करना, तो इसको देखना, मैं एक बार इसको यहां पर बता रहा हूं, देखना कितना लेना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, कितनी, 60 सेंटीमीटर लेनी है। रो टू रो कितनी लेनी है, 45 से 60 सेंटीमीटर। और यहां पर लाइन से लाइन भी एक ही बात है, और रो टू रो से भी यही इसका हिंदी अर्थ पंक्ति से पंक्ति की दूरी आता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में देखना P गुना P, पौधे से पौधे की दूरी, देखिए आप लोग P गुना P कितनी लेनी है, तो देखिए 20 से 30 सेंटीमीटर, ये देखना आप लोग, स्पष्ट लिख रखा है कि यहां पर लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखिए, और P से P कितनी रखेंगे, 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना आप लोग सीधे आइए खाद एवं उर्वरक में आइए, खाद एवं उर्वरक देखिए यहां पर, तो देखिए बेटा यहां पर नाइट्रोजन कितना लेना है, ठीक है, और यहां पर SSP कितना लेना है,
ठीक है। और यहाँ पर MOP, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट रूप में बता रखा है कि नाइट्रोजन का मतलब यूरिया, SSP का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट और MOP का मतलब क्या होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 65 से 100 kg प्रति हेक्टर। और इसके बाद में देखना SSP यहां पर 300 kg, कितना, 300 kg प्रति हेक्टर ले सकते हैं। और MOP कितना लेना है यहाँ, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर। यहां पर देखिए, ये देखिए खाद है, खाद आपकी, जैसे मैंने आपको कंपोस्ट बता रखा है, वर्मी कंपोस्ट बता रखा है, आप जितना अपनी आवश्यकता अनुसार से भूमि के अंदर दे सकते, क्योंकि हमारे भूमि को क्या करना है, जीवांश युक्त खाद की आवश्यकता होती है। जो देखिए अपने गोबर की खाद होती है, हम बनाते हैं, लेकिन अब उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाष्प बनकर ऊपर चले जाते हैं, वो न के बराबर होता है। उसके बाद में हम खेत में डालते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, इसका जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाष्प बनकर चले जाते हैं, जो हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो कंडे बच जाते हैं। कंडे का मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, हमारी साधारण भाषा में थापड़ी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उस हिसाब से हो जाते हैं, उसका जो सूख कर वो पौधों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो हमारे को क्या करना है कि समय समय पर उसमें अच्छी प्रकार से क्या करना है, पानी का छींटा देना है या पानी डालना है, उसको एक पिट में डालना है, पिट का मतलब गड्ढे के अंदर डालना है, ताकि उसमें फर्मेंटेशन सही प्रकार से हो जाए। और जो गोबर के के अंदर जो अवशेष होते हैं वो अच्छी प्रकार से गल जाए, उसको हम कहेंगे कार्बनिक जैव निस्तारित खाद। क्या कहेंगे, कार्बनिक जैव निस्तारित खाद कहेंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा, आप लोग पूरी तरह से गला सड़ा होना चाहिए, उसी को ही हम खाद कहेंगे। देखना कभी कभार देखते हैं कि आप लोगों की जैसे ऊपर वाली खाद क्या होती है, बिल्कुल सूखी हुई होती है, और हम जब भूमि के अंदर खाद डालते हैं और नीचे से उस खाद को निकालते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी स्पेशल गंध होती है। और हम जैसे हम ताज़ा गोबर को डालते हैं तो उसके अंदर भूमि के अंदर क्या लग जाएगी, दीमक लग जाएगी, दीमक का प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि कच्चे गोबर में दीमक का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसलिए डायरेक्ट खेत के अंदर तो गोबर को डालना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जल्दीबाजी में वो खेत भी उसके पास में होते हैं, पशु भी उसके पास में रहते हैं और डायरेक्ट वैसे ही डाल देते हैं, क्योंकि कुछ तो क्या करते हैं, वो उसके पोषक तत्व है गोबर के, वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और वो सूख जाता है, वो न के बराबर है। और भूमि के अंदर क्या करते हैं, हम किसको जन्म देते हैं, टर्माइट को देते हैं। टर्माइट का मतलब दीमक को देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फसल में लगते हैं और फसल फिर बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, इसको गला सड़ा कर ही देना है। और इसके बाद नाइट्रोजन है 65 से 100 किलोग्राम दीजिए, SSP है 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, MOP है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं बेटा सिंचाई करते हैं। देखना सिंचाई वैसे इसके अंदर आवश्यकता अनुसार से आप सिंचाई करते रहना, लेकिन यहां पर देखना पहली सिंचाई है। देखिए बेटा वो बुआई के कितने दिन बाद में देंगे आप लोग, 25 से 30 दिन के बाद आप सिंचाई करें, ठीक है ना। और दूसरी सिंचाई आवश्यकता अनुसार से करें, आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई कर दे। पहली सिंचाई तो हमारे को कब करना है, बुआई के 25 से 30 दिन बाद में करना है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, दूसरी सिंचाई आवश्यकता, जब भी आवश्यक हो उस समय सिंचाई का निर्धारण करें, ठीक है। लेकिन नोट ध्यान रखना, नोट का मतलब ध्यान रखिए किसके अंदर, देखिए कि आप लोग फूल आते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। अगर हम भूमि के अंदर पर्याप्त नमी नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई का निर्धारण करें, दूसरी, ठीक है। इसके बाद में देखना हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है यहां पर अंतराकृषि। क्या है, अंतराकृषि। तो ये ध्यान रखना बेटा, 25 से 30 दिन बाद में हम प्रथम निराई गुड़ाई करते हैं। इसके अंदर अंतराकृषि के अंदर क्या करेंगे, अंतराकृषि यहां देखना, यहां पर टॉपिक है अंतराकृषि। तो ये देखिए अंतराकृषि के अंदर हम क्या करेंगे, 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करेंगे
उसके बाद में हम क्या करते हैं कि देखना, ये पेंडामेथालिन क्या करेंगे, खरपतवार नाशी रसायन का नाम क्या है, पेंडामेथालिन, ठीक ना, मेथालिन, ये 30 ईसी है, पेंडामेथालिन 30 ईसी 3.3 लीटर दवा को 600 से 800 लीटर, कितनी दवा ली हमने, 3.3 लीटर दवा लेकर 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के बाद 2-3 रोज के बाद, ठीक है ना, बुआई के 2-3 रोज बाद हम छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा, खरपतवार नहीं उगेंगे, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो सूरजमुखी है उसमें कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं, तो यहां पर मैं लिख रखा है पेंडामेथालिन, ठीक है ना, ये न है बेटा, ये ध्यान रखना, ये न है। कितनी दवा, 30 सीसी, इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन, मतलब क्या, इसमें इतनी दवा में इतना रसायन है, ये ध्यान रखना। ये इतने सांद्रित में इतना, कितना लेंगे, 3.3 लीटर दवा लेंगे, कितने में, 600 से 800 लीटर पानी में घोलेंगे और घोलकर हम छिड़काव करेंगे, इससे वीड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट है वो देखिए बेटा, क्या है अगला पॉइंट हमारा, वो देखिए आप लोग, अच्छी प्रकार से देखिए आप लोग। ये देखिए, मैं यहां पर आपको अलग अलग बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटा, देखिए आपने ये पॉइंट देखे हैं, अंतराकृषि भी देखा है, खाद्य उर्वरक देख लिया, पौध अंतरण भी देख लिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपको कोई परेशानी आए। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं सबसे पहले कीट एवं व्याधियां, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है कीट एवं व्याधियां, क्या है, व्याधियां, ठीक है। ये देखिए आप लोग, व्याधियों का मतलब क्या होता है, रोग होता है, क्या होता है, रोग होता है। तो यहां पर देखना, पहला कीट क्या, देखना मैं लिख रहा हूं, देखना पहला कीट क्या है, कटवर्म, कटवर्म, यह कीट पौधे के शीर्ष भाग को काटकर चट कर जाता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक कीट है बेटा, नाम से ही पता है, कटवर्म, इसके दांत काटने वाले, चबाने वाले होते हैं, ठीक है ना, बाइट करता है और फिर चबाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कीट रात को काम करता है, ठीक है। किसान के खेत में कब घुसता है, रात को घुसता है, रात्रिचर है ये। तो जब किसान शाम होते ही काम करने शुरू कर देता है ये, तो जैसे ही किसान अपने खेत से घर आएगा और वो ये क्या करेगा, अपने खेत के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, और खेत के अंदर घुसकर क्या करेगा, उसके शीर्ष भाग को खाएगा, ठीक है। और जैसे ही दिन उगेगा या सूर्य उगेगा, उसके साथ भी क्या करेगा, ये धीरे धीरे खेत से रवाना हो जाएगा और वहां पर जो अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार होते हैं, उन पर आकर शरण ले लेता है और दिन भर आराम से सोता है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। क्योंकि किसान कहाँ उसको ढूंढेगा, तभी तो मैं कहता हूं खेत के आसपास अवांछित पदार्थों को जला देवें, उखाड़ देवें, क्योंकि ऐसे इंसेक्ट हैं जो बेटा पौधे पर शरण लेते हैं। ये क्या करेगा, रात को पूरी रात चलता है ये, उसके बाद में क्या करेगा, दिन उगते क्या करेगा, ये खरपतवार पर आकर छिप जाएगा। अब किसान सुबह आकर देखते हैं कि हमारे खेत को कौन क्या कर दिया, पड़ोस को फिर वो झगड़ा हो जाता है कि तूने ऐसा काम किया है, या तूने ऐसा जादू टोना किया है, उसके चक्कर में हमारी फसल को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये झगड़ा करा देता है, कीट क्या करा देता है,
झगड़ा करा देता है। इसलिए ध्यान रखना, इस कीट को अगर नियंत्रण करना है तो मैं इसकी दवा बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। इसकी दवा का नाम है क्या, क्या कौन सी नहीं, एंडोसल्फान। एंडोसल्फान नामक दवा का उपयोग करें, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कीट है, वो है पत्ते कुतरने वाली कीट। पत्ते कुतरने, सोयाबीन के पत्ते कुतरने वाले कीट या वाली कीट, ठीक है, कुतरने वाली कीट ऐसे भी कर सकते हैं, और या आप लोग पत्ते कुतरने वाले कीट भी कह सकते हैं। ये कीट क्या करता है, ये कीट क्या करता है, पत्ते को कुतर कर खा जाता है, जिससे पत्तियां छोटी हो जाती हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और समय से पहले अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, ठीक है। इसके लिए भी क्या करेंगे आप, एंडोसल्फान नामक जो दवा है उसका छिड़काव करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में देखना हरा तेला। हरा तेला तीसरा कीट क्या है, हरा तेला है। हरा तेला देखिए बेटा, यह कीट भी क्या करता है, ये कीट क्या करता है, फसल को चट कर जाता है, फसल का रस सूखता है, पौधे कमजोर हो जाता है। इसलिए इसका नियंत्रण भी आप लोग डाइमिथोएट से कर दीजिए, चाहे आप एंडोसल्फान से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीन कीट है, कटवर्म, पत्ते कुतरने वाला और हरा तेला। इसके लिए आप लोग एंडोसल्फान भी ले सकते हैं और मिथाइल डेमेटॉन भी ले सकते हैं या मिथाइल पेरोथियन भी ले सकते हैं, क्योंकि इस कीट का नियंत्रण करने के लिए हम ये दवा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको 4-5 दवा बोलता रहता हूं, तो आप लोग भी याद कीजिए, मिथाइल डेमेटॉन है, मिथाइल पेरोथियन है, हाँ, एंडोसल्फान है, क्विनोलफॉस है, ये अपनी नॉर्मल दवा है, तो आप लोग अपने ट्रिप्स पर लीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखना बेटा, ये देखिए आगे देखिए आप लोग, देखिए बेटा रोग देखिए, क्योंकि कीट पड़ा है तो रोग भी देखना है हमारे को। तो इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, तो पहला रोग है तना गलन। कौन सा है, तना गलन। ये देखिए बेटा, इस रोग का आक्रमण होने पर पौधे के तने गल जाते हैं या फिर भूमि के अंदर ज्यादा नमी रह जाती है, उससे भी पौधे गल जाते हैं। और कई बार क्या होते हैं कि इसमें फंगस के द्वारा भी इस पौधे के तने गल जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप, ठीक है, मेनकोजेब लगभग कितनी, 1.5 किलोग्राम मेनकोजेब लेकर पानी में घोलकर छिड़काव करें और बीज को बोने से पहले उपचारित करके बुआई करें, तो इससे ये तना गलन नहीं होता है। तो इसके बाद में देखना दूसरा रोग है, दूसरा रोग क्या है, जड़ गलन। क्या है, जड़ गलन। जड़ गलन यह रोग भी फंगस के द्वारा होता है या फिर भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो भी क्या होती है बेटा, ये जड़ गलन रोग हो जाता है, जिससे पौधा अपनी जीवन लीला छोटी अवस्था में ही समाप्त कर लेता है या फिर अंकुरण के साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मेनकोजेब 1.25 किलोग्राम या आप लोग 1.5 किलोग्राम तक इसकी दवा लेकर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवें। और साथ के अंदर क्या करना है, ठीक है, साथ के अंदर क्या करेंगे, रोग रोधी किस्मों की बुआई करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी देखना पत्ती धब्बा। पत्ती धब्बा तीसरा है, पत्ती धब्बा। पत्ती धब्बा रोग, यह रोग फंगस के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं। उसके बाद में ये स्पॉट गहरे पीले होकर पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे फूल फलियों का निर्माण नहीं हो पाता है और किसान का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके लिए भी आप लोग क्या ले सकते हैं, मेनकोजेब ले सकते हैं और बीज को बोने से पहले उपचारित करेंगे और रोग रोधी किस्मों की बुआई करेंगे, हाँ ठीक है ना। तो
तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ये 3 रोग बताए हैं यहाँ पर, तनागलन, जड़गलन, पत्ती धब्बा रोग, उसके लिए मेन का। इसलिए इसके बाद देखना परागण, देखना परागण देखना बेटा, ये परागण इसके अंदर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्वयं परागण नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? स्वयं परागण नहीं हो पाता है। ध्यान से सुनना, ये 2 नंबर में कई बार बोर्ड के अंदर पूछ लेता है कि परागण, इसमें स्वपरागण बहुत कम होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे हाथों पर मलमल का कपड़ा बांध लेते हैं और उसके बाद में इसके परागों को लेकर पौधे के शीर्ष भागों पर मला जाता है, धीरे धीरे मला जाता है, जिससे परागण की क्रिया हो जाती है और इसके अंदर फूल और फल बनना प्रारंभ हो जाता है। तो देखना बेटा, ये परागण इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, इसमें स्वयं परागण नहीं हो पाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रति हेक्टर एक काम और कर देते हैं, प्रति हेक्टर 1 से 2 बॉक्स मधुमक्खी के रख देते हैं, ताकि मधुमक्खियां उसके अंदर एक दूसरे पौधे पर बैठकर परागण की क्रिया संपन्न करा देवें, जिससे फल फूल का निर्माण हो जाए। इसके बाद में देखना बेटा, उपज देखना। उपज देखिए, ये हमारा इस फसल का लास्ट पॉइंट है। उपज देखिए बेटा, तो ये ध्यान रखना, इसमें उपज कितनी प्राप्त होती है? 15 से 20 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार उत्पन्न होती है। इससे पहले आप लोग एक पॉइंट देखिए, आप कटाई देखिए, यहां पर कटाई कब करेंगे? जब दाने कड़े हो जाए, कलडे जिसको कड़े बोलते हैं, हो जाए और फसल के पौधे पीले हो जाए, उस समय फसल की कटाई कर लेवें। तो ये ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? उपज देखेंगे। तो उपज देखना बेटा, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा, ये हमारी फसल कंप्लीट होती है। ये फसल आप लोग अच्छी प्रकार से अपनी नोटबुक में उतारना और याद करना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा।